हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडीएस सर्किल। कल हमने पढ़ा था मूल विधि का बेसिक जानकारी और भारतीय दंड संहिता की धारा 1 से लेकर धारा 52 तक। और आज हम पढ़ेंगे धारा 53 से आगे का। चलिए फिर आगे की धाराओं को स्टार्ट करते हैं। धारा 53 जो कि दंडों के विषय में बताती है, जो कि अध्याय 3 के अंतर्गत आती है। और अध्याय 3 में दंडों के विषय में बताया गया है। चलिए फिर धारा 53 के बारे में देख लेते हैं। धारा 53 जो है वो एक्चुअली में ओनली दंड के बारे में बताएगी। धारा 53 से लेकर धारा 75 तक जो हैं धाराएं, वो सभी इसी के बारे में जानकारी देती हैं। और धारा 53 में कई प्रकार के दंडों का वर्णन है, जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि मृत्यु दंड, आजीवन कारावास जो कि 2 प्रकार का होता है, एक कठोर श्रम के साथ या कठिन, और दूसरा होता है साधारण कारावास। और उसके बाद आता है संपत्ति का समापहरण, और फिर आर्थिक दंड ही जुर्माना होता है। धारा 54 बताती है मृत्यु दंडादेश के रूपांतरण को। धारा 55 में आता है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण करना। और धारा 56 में आता है यूरोपियों तथा अमेरिकियों को दंड दास्ता की सजा सुनाना। धारा 57 में दंडावधियों की भिन्न बताई गई हैं। मतलब ये है कि इसके तहत समयावधि की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य समझा जाएगा। धारा 58 में निर्वासन से दंडादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित ना कर दिए जाएं, इसके बारे में बताया गया है। धारा 59 में कारावास के बदले निर्वासन के बारे में बताया गया है। धारा 60 में दंडाविष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा, इसके बारे में बताया गया है। धारा 61 में संपत्ति के समापहरण का दंडादेश जो है उसके बारे में बताया गया है। धारा 62 में मृत्यु, निर्वासन या कारागार से दंडनीय अपराधियों की बाबत संपत्ति का जो समापहरण होता है उसके बारे में बताया गया है। धारा 63 में आर्थिक दंड और जुर्माने की जो रकम है उसके बारे में बताया गया है। धारा 64 में जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश जो होता है उसके बारे में परिभाषित किया गया है। धारा 65 में जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि है वो कितनी रहेगी, इसके बारे में धारा 65 में परिभाषित किया गया है। धारा 66 में जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा, इसको बताया गया है। और धारा 67 में जुर्माना न देने की स्थिति में कारावास जिसमें अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो का उपबंध का वर्णन किया गया है। जैसे कि ये उपबंध जो होते हैं वो एक्चुअली में 3 प्रकार के होते हैं। यदि जुर्माने की राशि 50 रुपये हो तो 2 माह का कारावास होगा। यदि जुर्माने की राशि 100 रुपये हो तो 4 माह का कारावास हो जाएगा। यदि जुर्माने की राशि 100 रुपये से अधिक होगी तो 6 माह का कारावास होगा। धारा 68 में आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना, इस बारे में बताया गया है। धारा 69 में जुर्माने की अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान के बारे में बताया गया है। धारा 70 में जुर्माने को 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना और साथ साथ मृत्यु संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करना, इसके बारे में बताया गया था। धारा 71 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि के बारे में बताया गया है। यानी इसमें कई जो अवधि है उसका विचरण करने वाला न्यायालय उसे ऐसे अपराधों में से किसी एक के लिए ही दंडित कर सकता है। यानी कि उसने कितने भी अपराध किए हों लेकिन उसमें सभी अपराधों की सजा एक साथ नहीं दी जाएगी, उसमें से किसी एक की सजा ही उसे दी जाती है।
उसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई भी किसी को एक छड़ी मारे या 50 छड़ी मार दे, लेकिन उसके लिए एक ही सज़ा मिलेगी उसको। धारा 72 के अंतर्गत कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। धारा 73 जो है वो एकांत प्रतिरोध के बारे में बताती है। मतलब इसके अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास दंड देने की शक्ति है, तो न्यायालय विभिन्न समयावधियों के लिए एकांत परिरोध यानी सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट निर्धारित कर सकता है, जो कि अधिकतम 3 माह तक का होता है। धारा 74 जो वो एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताता है। मतलब इसके अनुसार एकांत परिरोध जो किसी भी दशा में एक बार में 14 दिनों से अधिक नहीं हो सकता है। 1 माह में एकांत परिरोध से 7 दिनों से अधिक नहीं हो सकता है। धारा 75 में चलिए पहले अब एकांत परिरोध को समझ लेते हैं। एकांत परिरोध होता क्या है फिर ये। एकांत परिरोध से आशय ये है कि जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध हो जाता है जिसके लिए न्यायालय कठोर दंड देता है, एकांत परिरोध में व्यक्ति को बिल्कुल अकेला रखा जाता है। धारा 75 में पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड को बताया गया है। धारा 76 में विधि द्वारा आबद्ध तथा तथ्य की भूल के कारण अपने आप ही विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को बताया गया है। और इसमें इसके अंतर्गत जो है वो एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्वों से उस परिस्थिति में मुक्ति मिल सकती है जहां वह तथ्य की भूल यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध समझता हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं जैसे कि कोई सिपाही जो है वो अपने अधिकारी के निर्देश पर गोली चलाता है और गोली लगने से कोई हताहत हो जाता है यानी कोई घायल हो जाता है, तो उसमें उसको मुक्ति मिल जाएगी। इस स्थिति में उसको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं इस न्यायालय द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में लेने को कहा जाए, तो जो व्यक्ति जो भी था जिसने कस्टडी में लिया था तो उसको कस्टडी में लिया जाए, जबकि बाद में गलती का पता चले। तो इस स्थिति में जिसने कस्टडी में लिया है तो उसको कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। धारा 77 में न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य है। इसके अनुसार तथ्य की भूल के कारण न्यायाधीश द्वारा लिया गया निर्णय आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है जो उसे विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कारण प्राप्त है। यानी कोई भी अगर न्यायाधीश है अगर किसी कारणवश यानी तथ्य के भूल के कारणवश अगर वो कोई भी निर्णय दे देता है तो उसमें अगर वो गलत निर्णय होता है तो उसमें उसे किसी भी सजा का प्रावधान नहीं है। धारा 78 में न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किए गए कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 79 जो है वो विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के वर्णन करती है। मतलब ये है कि इसके अंदर एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से उस परिस्थिति में मुक्ति मिल देती है जहां वह किस व्यक्ति या तो किसी तर्कसंगत कार्य को करता है या तथ्य की भूल के चलते सद्भावपूर्ण ये विश्वास करता है कि इसके द्वारा किया गया कार्य विधि के अंतर्गत तर्कसंगत है यानी जस्टिफाइड है। धारा 80 जो है वो विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना के बारे में बताया गया। यानी इसके अंतर्गत जब कोई कार्य दुर्घटना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो से होता है तो कोई बाद अपराध नहीं होता है। धारा 81 में आपराधिक आशय के बिना और अन्य क्षति के निवारण के लिए किए गए कार्य जिससे क्षति कारित होना संभाव्य है।
धारा 82 में 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य के बारे में बताया गया है। मतलब ये है कि अगर 7 वर्ष से कम आयु के अगर बच्चे से कोई भी अपराध हो जाता है तो अपराध नहीं रहता है। धारा 83 में ये बताया कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के आपराधिक समझ के शिशु के कार्य के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब ये है कि इसमें कोई बात अपराध नहीं होगी जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को डोली कैपेक्स समर्थ माना जाता है जो कार्य की प्रकृति तथा परिणाम के बारे में जानने में सक्षम होता है। धारा 84 में विकृत व्यक्ति के कार्य के बारे में बताया गया है। मतलब ये है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त प्रकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या कि जो वह कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। यानी जिसने जो अपराध किया है उसे वो एक्चुअली में पता ही नहीं है कि वो अपराध कर रहा है तो वो उसका अपराध नहीं माना जाएगा। और इसमें एक इसका फैक्ट भी है कि धारा 84 जो है वो मैकनॉटन बात पर आधारित है। ये मामला ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट पेल जो हैं वो 1843 पर हमले से जुड़ा हुआ है। धारा 85 जो है ऐसे व्यक्ति के कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, इसके बारे में बताया गया है। यानी अनैच्छिकता जो कि अपनी इच्छा के विरुद्ध होती है उसके बारे में। धारा 86 में जो मतता में है यानी जो अपनी इच्छा से किया गया है उसके किए गए अपराध के बारे में वर्णित है। धारा 87 जो है वो सम्मति से किए गए कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, इसके बारे में बताया गया है। जो इसके बारे में कुछ फैक्ट भी हैं तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि धारा 87 जो है वो एक लैटिन के प्रसिद्ध सूक्ति वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया पर आधारित है। इस धारा के तहत सम्मतिपूर्ण यानी स्वेच्छापूर्वक कार्य को प्रतिरक्षा का आधार माना गया है। ये जो अपवाद हैं वो हैं जैसे कि क्षति हेतु सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा की गई हो, कार्य या क्षति से मृत्यु या घोर उपहति कारित करना आश्रित ना हो और उपर्युक्त की संभाव्यता का ज्ञान ना हो। धारा 88 जो है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है का वर्णन करती है। धारा 89 जो है वो संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किए गए कार्य को वर्णित करती है। धारा 90 में सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है इसके बारे में वर्णन करती है। धारा 91 में ऐसे अपवादित कार्य जो कारित क्षति के बिना भी स्वतः अपराध हैं के बारे में वर्णित करती है। धारा 92 जो है वो सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किए गए कार्य को वर्णित करती है। धारा 93 जो है वो सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना को वर्णित करती है। धारा 94 में वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो उसके बारे में वर्णित करती है। यानी इसके अनुसार हत्या और मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों जो कि राज्य के विरुद्ध हैं को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु के तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप करता है तो कोई अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 95 में तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कारण को वर्णित किया गया है। धारा 96 से लेकर धारा 106 तक निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में वर्णित किया गया है। धारा 96 जो है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातों को वर्णित करती है। यानी इसके तहत कोई कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा जब एक निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया गया हो। धारा 97 में शरीर तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को दर्शाती है। इसके अनुसार ये कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी या
किसी अन्य व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। धारा 98 में ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो को वर्णित किया गया है। धारा 99 में कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है को वर्णित किया गया है। धारा 100 में किसी की मृत्यु कारित करने पर शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब लागू होता है इसको वर्णित किया गया है। यानी इसके तहत कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को शरीर की निजी सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार प्राप्त होता है। धारा 101 में मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने के अधिकार का विस्तार कब होता है इसको वर्णित किया गया है। धारा 102 में शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना इसको वर्णित किया गया है। यानी इसके अनुसार शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण से प्रारंभ हो जाता है जब अपराध की आशंका या धमकी से शरीर के संकट की आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध नहीं भी किया गया हो, और वह अपराध तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की आशंका बनी रहती है। धारा 103 इसके अंतर्गत कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। यानी आईपीसी की धारा 103 के अनुसार रात में घर में सेंध लगने, लूटपाट होने, आगजनी और चोरी होने जैसी परिस्थितियों में यदि निजी प्रतिरक्षा संकट में है तो व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है। कुछ निजी प्रतिरक्षा संबंधी वाद भी हैं तो उनको नोट कर लीजिए। जैसे कि जयदेव बनाम स्टेट वाद का संबंध जो है वो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से है। राजेश बनाम धर्मवीर वाद भी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। धारा 104 जो है मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने तक के अधिकार का विस्तार कब होता है इसको वर्णित करती है। धारा 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ और बने रहने तक को वर्णित करती है। धारा 106 में घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि होने की जोखिम है इसको वर्णित करती है। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं पर समाप्त होता है और कल के वीडियो में धारा 107 से फिर स्टार्ट होगा। धन्यवाद।